क्वेश्चन मेरा ये था बेटा कि एक स्फीयर है जिसका सेंटर है 0,0,0 रेडियस है 4 मीटर और दो पॉइंट से 2,0,0 8,0,0 एक जगह चार्ज रखा हुआ है प्लस का क्यू, एक जगह चार्ज रखा हुआ है माइनस का 2q एंड यू हैव टू टेल व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस जो है यहाँ पर उस पर कोई दो पॉइंट ले लो, तो दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है आपको। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास होना चाहिए उस सरफेस की इक्वेशन। आपके पास उस सरफेस की इक्वेशन होना चाहिए बेटा। तो इक्वेशन अगर आप यहाँ पर निकालोगे, सरफेस की इक्वेशन निकालोगे, तो इसीलिए मैंने बोला था कि मैथ वाले बताएंगे। चलो बताओ सुना, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दैट स्फीयर। इक्वेशन क्या होगी बेटा स्फीयर की? इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होगा? क्या इक्वेशन ऑफ स्फीयर है? थोड़ा तेज बोलना, माइक को मुंह के पास ला। सर मुझे नहीं समझ आया, क्या इक्वेशन ऑफ स्फीयर? एक स्फीयर जिसका सेंटर 0,0,0 है, रेडियस 4 मीटर है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर? 3D नहीं पढ़ा आपने मैथमेटिक्स में? दिवेश बेटा तुम बताओ, सर्कल का इक्वेशन आपको याद है? एक सर्कल Yes, sir. जिसका सेंटर 0,0 हो, रेडियस r हो, तो उसकी इक्वेशन। Yes, sir. स्फीयर क्या? सर्कल होता है 2 डायमेंशन, सुना? सर्कल होता है 2 डायमेंशन, स्फीयर होता है 3 डायमेंशन। अब सेंटर आपको 0,0 दिया गया है, तो आप लिखोगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बस इसमें z स्क्वायर और ऐड कर दो, इज इक्वल टू 16। बोलो समझ आया? यस सर। है ना? तो सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एक्स का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। तो स्फीयर का क्या होगा बेटा? केवल एक कोऑर्डिनेट और बढ़ जाता है, एक कोऑर्डिनेट बढ़ गया z यहाँ पर, क्योंकि सेंटर सारे 0 0 है। x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर प्लस z माइनस 0 स्क्वायर, ये हो गया बेटा स्फीयर की इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो स्फीयर है इसकी इक्वेशन आपको मिल गई। अब आप इस पर कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लो। कंसीडर अ पॉइंट, कंसीडर अ पॉइंट P। आर्बिट्ररी कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर लो बेटा, x y z। ठीक है, मान लो आपके स्फीयर पर एक पॉइंट है और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x y z। तो बेटा आप बता सकते हो कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड चार्ज। अच्छा, इसका मैं डायग्राम बनाता हूं तो आपको शायद ज्यादा बेटर वे में क्लियर होगा। कि बाहर घूम चला गया, चलो हम आज इसका नेटवर्क प्रॉब्लम। क्या करेंगे बेटा, इसका डायग्राम मैं बना करके दिखाता हूँ आपको। ये हमारा स्फीयर हो गया, ठीक है, ये हमारा स्फीयर हो गया, इसका सेंटर यहाँ पर है बेटा। और मान लीजिए ये हमारी एक्स एक्सिस है, हमारी वाई एक्सिस है। 3D डायग्राम है, मैं केवल इसमें एक्स और वाई एक्सिस दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अब आपसे बोला गया कि एक पॉइंट जो है वो कहां पर है बेटा? एक पॉइंट यहाँ पर आपको दिया गया है 2,0,0, 2,0,0 मतलब ये यहाँ पर नहीं पर 2,0,0। ठीक है, नीचे लिखता हूँ 2,0,0। एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर कहीं पर है बेटा 8,0,0, क्योंकि x कोऑर्डिनेट गिवन है, बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा? 0। इसका मतलब क्या है? दैट पॉइंट्स आर सिचुएटेड एट a एंड b। ठीक है, a और b मतलब सॉरी x एक्सिस पर वो सिचुएटेड है वो पॉइंट। इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा बेटा। जिसको ना समझ में आए बोल देना, पूछ लेना, क्योंकि मैथमेटिकल टेक्निक्स में हर चैप्टर में नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। अभी बेसिक्स चल रहा है, तो इसमें मैं हर जगह पर आपको मैथमेटिकल टेक्निक्स बताते हुए चल रहा हूँ। तो अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तुरंत पूछ लेना। अब ये दो पॉइंट है बेटा, दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, क्योंकि y और z कोऑर्डिनेट 0 है। दोनों पॉइंट को एक्स एक्सिस पर बना दिया। अब एक आर्बिट्ररी कोई पॉइंट हमने सिलेक्ट किया x y z, यहाँ पर है वो, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को हमने P मान लिया, मान लो इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B। तो देखो ये वाली डिस्टेंस आप निकाल सकते हो बेटा, ये वाली डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, और ये वाली डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। जो मैथमेटिक्स वाले हैं उनको शायद पता होगा, मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आपने लिख भी लिया होगा। करना क्या है, आपसे पूछा क्या गया? बड़ा सिंपल था क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया था आपसे कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट।
तो मैंने पहले कोई भी एक पॉइंट ले लिया, आर्बिट्रेरी कोई भी एक पॉइंट ले लो बेटा एक्स वाई जेड, एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पॉइंट ए पर आपने एक चार्ज रखा है जो है क्यू, प्लस का क्यू था बेटा, और दूसरा वाला जो रखा था वो माइनस का 2 क्यू था जो कि 8,0,0 पर रखा है। इस पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पर निकालो, इस पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पर निकालो, दोनों पॉइंट चार्जेस की पोटेंशियल आप पॉइंट बी पर फाइंड आउट करिए और फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, यू विल गेट द टोटल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है बेटा, तो अब एक पॉइंट हमने एक्स वाई जेड माना, अब यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट पी, तो इट विल बी पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी। बोलो बेटा होगा, इतनी बात समझ में आ रही? यस सर। ठीक है, अब पोटेंशियल ड्यू टू ए अगर आप निकालोगे, इफ यू विल राइट पोटेंशियल ड्यू टू ए, यू विल राइट स्मॉल के क्यू बाई पी ए। देखो केवल क्वेश्चन लिखा बड़ा बड़ा सा था, नई नई इंफॉर्मेशन दी गई थी, इसलिए आपको लग रहा था जाने क्या है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन। देखो के क्यू अपॉन पी ए लिख दिया, अब जब पोटेंशियल ड्यू टू बी निकालोगे तो यू विल राइट ए माइनस 2q अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, पी बी हो गया। इफ एनी हाउ यू कैन फाइंड आउट, इफ एनी हाउ किसी भी तरह से अगर आपने पोटेंशियल फाइंड आउट, सॉरी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, इक्वेशन आपको मैंने लिखा था वो आपने नोट कर लिया है, वो आपके काम आएगा आगे कभी, ठीक है ना। अगर किसी तरह से आप पी ए और पी बी निकाल लेते हो तो आपको पोटेंशियल पता चल जाएगी, सॉरी ये वी ए था बेटा और ये वी बी था, ठीक है ना, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको वी बी मिल जाएगा। खैर हम पहले पी ए निकालते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बेटा, ये जो मैं जितना भी मैं लिखता जाता हूँ इसको आप उसी क्वेश्चन के बगल में अलग से लिखा करो, चाहे डिफरेंट कलर का पेन यूज कर लो, चाहे बाद में इसको हाईलाइट कर लेना। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, अगर दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर निकालना हो तो अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। अगर वो 3D है तो 2D है तो केवल xy होगा, 3D होगा तो z भी होगा बेटा, ठीक है। तो क्या करना क्या है, मतलब ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपको दो पॉइंट्स पता है बेटा, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, and you want to the distance between that two points a and b में अगर आपको find out करना, then you will use this formula, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है बेटा डिस्टेंस फाइंड आउट करने का, डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। मेरी आवाज आ रही है आप सबको, समझ आ रही है बात? Yes, sir. So now what? अब क्या करोगे बेटा, आप पी ए की वैल्यू निकालो इसी फॉर्मूले का यूज करके, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया बेटा, इसको साइड में नोट कर लेना है। पी ए की वैल्यू निकालो, पी का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड और ए का कोऑर्डिनेट है 2,0,0, तो पी ए की वैल्यू आएगी अंडर रूट एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बोलो यही आएगा? Yes, sir. बाकी लोग कहाँ सो रहे हो भाई? पारुल समझ में आ रहा है? दिवेश? यस सर। चैतन्य तुम भी बोलते रहना भाई, अगर कहीं कोई तकलीफ हो तो बोल देना, पूछ लेना। जिंदा हूं। क्या बोल रहे हो? ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बोलना, ठीक है। सिमिलरली पीबी निकालो बेटा, तो पीबी आएगा अंडर रूट एक्स माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आपको दोनों डिस्टेंसेस मिल गई बेटा, आपको दोनों डिस्टेंसेस मिल गई, पी ए भी मिल गया और पी वाई भी मिल गया, और सॉरी पी ए भी मिल गया, पी बी भी मिल गया। पुट दीज वैल्यूज हियर। अब अगर आप इसको यहाँ पर पुट करोगे तो इसको आपको सॉल्व करने के लिए क्या मिलेगा, जरा एक बार सॉल्व कर लेते देखते हैं हमें मिलता क्या है। इसको अगर मैं होल स्क्वायर अंदर ओपन कर देता हूँ बेटा, तो होल स्क्वायर ओपन करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 4 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, ये मिल जाएगा। मतलब और इसका मिल जाएगा आपको
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सॉरी पहले एक्स माइनस एक्स को हमें ओपन करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस का 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बोलो बेटा यही मिलेगा। अभी मैंने कुछ नहीं किया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और होल स्क्वायर को ओपन कर दिया। नाउ व्हाट, बिकॉज हमने अभी अभी इक्वेशन लिखी थी और आपको बताया था, इक्वेशन लिखा था मैंने कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 16 because that is the equation of that sphere according to the given information, right? So I am going to write down x square plus y square plus z square को 16 पुट कर दो बेटा। तो पहला आपको मिलेगा pa, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कितना हो गया बेटा 16, 16 प्लस 4 कितना हो गया 20, तो 20 माइनस 4x एंड पीवी कितना हो गया, पीवी के लिए आप रखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 16, 16 प्लस 64 कितना हुआ बेटा 16 प्लस 64 80 हुआ, 80 माइनस 16x which can be also written as 2 under root 20 minus 4x। बोलो समझ आया? Yes, sir. Everybody got it? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, कुछ हो तो बोल देना। मैं पूरा कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी मैथमेटिक्स पूरी समझ में आ जाए, क्योंकि जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहा था तब आप लोगों ने बोला था कि मैथमेटिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें मैथमेटिक्स यूज हो रहा है। पिछले 2-3 लेक्चर्स में कंटिन्यूअसली यही कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये हो गया बेटा हमारे पास पी ए 20 माइनस 4x, पीवी मिल गया 2 अंडर रूट 20 माइनस 4x। तो आगे क्योंकि आपको फिजिक्स आती है बेटा और आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, जरा बताओ वीपी की वैल्यू कितनी आई, पुट द वैल्यूज, पीए की वैल्यू रखो, पीवी की वैल्यू रखो, देन वीए और वीवी को ऐड करो और बताओ कितना आया बेटा। जीरो। यस जीरो। कितना जीरो आया? रोहन बेटा Zero. मैसेज, अगर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो ऑडियो वीडियो बंद रखो और मैसेज कर सकते हो। सबका जीरो आया? पारुल जीरो आया? तो क्या हो गया भाई, आज सबका नेटवर्क खराब है क्या? ठीक है, जो भी मैथमेटिकल टेक्निक आपको अलग अलग क्वेश्चन में मिल रही बेटा उसको साइड बाय साइड नोट करते जाओ, क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स आपको क्लास 11th में ही पढ़ाया जाता है, उस टाइम में आपने नहीं पढ़ा होगा। तो अभी आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन के साथ वो सारे पॉइंट्स नोट करते जाने हैं। चलिए, एक तो ये हमने कर दिया। किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, मैं पिछले कई 2-3 क्लासों से आपको समझा रहा हूँ कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए बेटा, हमारे पास जो हमारा कंसेप्ट होता है उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है। अब उस कंसेप्ट में फिजिक्स के साथ साथ मैथ के भी थोड़े बहुत कंसेप्ट आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है? वैसे जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाया, ये जो अभी करवाया, वो क्वेश्चन नीट के लिए नहीं था, बट हाँ एम्स, जेई और जेई एडवांस इन सब में हो सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन, ये हर जगह हो सकता है बेटा, इसका किसी भी जगह प्रेजेंट हो जाना स्वाभाविक है। क्वेश्चन ये है कि पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर आपको एक इक्वेशन दिया गया पोटेंशियल का, मान लीजिए पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज गिवन एज, if I am going to make this equation like x times of y square minus 4x square, ठीक है ना? Potential at any point is given as x times of y square minus 4x square। आपको बताना है find out equation of electric field, find out equation of electric field। ध्यान देना, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर एरो लगाया हुआ है, मतलब आई एम आस्किंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, राइट? तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल की इक्वेशन आपको गिवन है तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या होगी, जल्दी से बताओ बेटा। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट आपने पिछली क्लास में पढ़ा था उसके ऊपर है, एंड ट्राई टू सॉल्व इट। सोचो व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द potential and use that concept। Sir, y square minus 12x square I cap plus 2yx j cap. Again, pardon please।
y square minus 12x square I cap plus 2yx j cap. गुड गुड क्यों गुड? आपने डायरेक्शन का ध्यान दिया? प्लस माइनस में गड़बड़ तो नहीं किया है? नहीं सर, नहीं किया जहाँ तक मुझे लग रहा है। आपने नहीं किया है तो फिर सही हुआ। Anybody else? दिवेश, पारुल, रोहन, चैतन्य? चैतन्य यार कुछ बोला करो, आप कितना शांत बैठते हैं। नहीं सर, मैंने बोला था बीच में। Okay, so now use your concept to find out this. जो कंसेप्ट आपको बताया गया है, क्या करना है बेटा आपको? इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल सा है, जो आपको बताया रिलेशन, जस्ट उसको यूज करना है। मैंने आपको बताया था बेटा E वेक्टर इज इक्वल्स टू कर्ल वेक्टर ऑफ पोटेंशियल। बोलो, बताया था? ठीक है, अभी कुछ देर पहले ही बताया था बेटा। क्या करना है आपको? माइनस टाइम्स भी होता है बेटा, माइनस भी आगे लगा था, वो माइनस आपको यूज करना था। तो ये माइनस लगाया मैंने, और मैंने यहाँ पर लिखा डेल बाई डेल एक्स ऑफ वी आई के प्लस डेल बाई डेल वाई वी जे के प्लस डेल बाई डेल जेड वी के। बोलो बेटा, सही लिखा है? कर्ल वेक्टर ऑफ v का मतलब यही था, समझाया था आपको, है ना? नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इन चीजों का मतलब क्या था, और ये भी मैंने आपको समझाया था कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन d एंड del। d मतलब होता है बेटा कंप्लीट डिफरेंशिएशन, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम सभी वेरिएबल्स को वेरिएबल मानकर चलते हैं। लेकिन del का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हो तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो केवल उसी को वेरिएबल मानते हो, बाकी सबको कांस्टेंट मानते हो, whether it is variable or not. So what in the first step you have to differentiate the potential equation with respect to x. आपको पोटेंशियल की इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। So what I am going to do here, I am not going to apply here u into v. मैं सीधे सीधे इसको अंदर मल्टीप्लाई करके इसको एक सिंगल इक्वेशन बना देता हूँ, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4x³ और ऐसा मैंने इसलिए किया बेटा क्योंकि मुझे u into v यहाँ पर यूज नहीं करना है, वो इसलिए क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है, सिर्फ x वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट। तो देखो बेटा, अगर इस वाले टर्म को आप डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, y स्क्वायर कांस्टेंट है तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो x into y स्क्वायर क्या हो गया बेटा, y स्क्वायर हो गया। माइनस 4x³ था तो ये हो गया 12x स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया बेटा डेल बाय डेल x ऑफ v, यहां लगा दिया i के। Similarly, now the same equation is going to be differentiated with respect to y. अब इसी सेम इक्वेशन को आपको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x कांस्टेंट लोगे, तो x को x ही कहते हैं, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, तो 2yx। फिर बेटा माइनस 0, क्यों? क्योंकि इसमें y है ही नहीं, x को कांस्टेंट मान लिया, y है ही नहीं, 0 हो गया। j कैप, ठीक है, और z के रिस्पेक्ट में तो इस पूरी इक्वेशन में z है ही नहीं, तो z वाला कंपोनेंट क्या हो गया बेटा, 0। So now finally you have to multiply negative inside and you will get 12x square minus y square I cap minus 2xyj cap। तो मैं कहां गलती की थी आपने, प्लस माइनस? हाँ जी सर, हाँ, मैंने फॉर्मूले में नेगेटिव लगाया ही नहीं था। क्यों आप भूल गए थे? e इक्वल्स टू माइनस dv by dx होता है, इतना तो याद होना चाहिए आपको। हाँ जी सर। Equipotential surface is any surface have same potential at each point on it, that is potential difference between any two point on equipotential surface on equipotential surface is 0। बात समझ में आई बेटा? कोई भी एक ऐसा सरफेस या कोई एक ऐसी लाइन, सरफेस की बात कर रहे हैं तो सरफेस ही बोलेंगे, कोई भी एक ऐसा सरफेस
जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो बेटा, सेम हो, पोटेंशियल सेम, ऐसे सरफेस को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम गोइंग टू टेक अ पॉइंट चार्ज प्लस का q एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r हियर, एक रेडियस r का स्फीयर मैंने ड्रॉ कर दिया, then this spherical surface is equipotential surface. Spherical surface is equipotential surface. Equipotential surface कैसे बेटा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर ये r रेडियस का सर्कल है तो किसी भी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल आता है k/r आता है बेटा। तो आप चाहे वो पॉइंट यहां पर लो, चाहे वो पॉइंट यहां पर लो, चाहे यहां पर लो, इस पूरे सरफेस के ऊपर कोई भी दो पॉइंट आप कंसीडर कर लो, दो या कितने भी पॉइंट आप कंसीडर कर लो, सारे पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आएगा बेटा, k/r। और अगर पोटेंशियल k/r आ रहा है, इट मींस दैट हर पॉइंट पर पोटेंशियल उतना आ रहा है कि सरफेस कैसा हो बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसका एग्जांपल क्या हुआ, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस का मैं आपको एग्जांपल दूं तो एनी स्फीयर ऑफ एनी रेडियस ड्रॉन around a charge q situated at its center will be equipotential surface। बोलो समझ में आया, समझ आया ना? तो ये था बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब कोई एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो और किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो बेटा, जीरो, उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इफ आई विल से इक्विपोटेंशियल लाइन, इट मींस दैट देयर इज अ लाइन at which the potential at each point is same। और अगर मैं बोलता हूँ इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल अगर इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम की मैं बात करता हूँ बेटा, तो इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम होगा आपका स्पेस इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर। किसी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर का जो स्पेस होता है बेटा, जो जगह होता है, जो वॉल्यूम होता है, वहां पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, दैट्स व्हाई दैट इज इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। वो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है, जहां कुछ ना समझ में आए तो बता देना, फटाफट तुरंत तुरंत बता देना, कोई दिक्कत हो तो। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया आपका, है ना? नोट करते जाना भाई, जिसको नोट करना हो। ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ये सब पूछा जाता है छोटा मोटा क्वेश्चंस, ठीक है ना, एक एक दो नंबर में। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। एंड आफ्टर दैट देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज होती है बेटा, वैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस की भी प्रॉपर्टी होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी में सबसे पहला पॉइंट जो आपको लिखना है, वो सारी प्रॉपर्टीज जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए पढ़ी हैं, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज वैलिड हैं इस केस में। ओके, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए भी वैलिड है। जैसे no two equipotencial surface is going to intersect each other। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बेटा? क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो देयर विल बी डिफरेंट पोटेंशियल एट द सेम पॉइंट व्हिच इज नॉट पॉसिबल। मतलब क्या है बेटा? पहला पॉइंट मैं यहां पर लिख देता हूं, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस will not intersect। what is it means? It means that कि अगर आपने दो इक्विपोटेंशियल सरफेस लिया, मान लो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आपने ये लिया, मान लो ये 10 वोल्ट का है, 10 वोल्ट का मतलब, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है बेटा, मतलब यहाँ भी, इस पूरे सरफेस के किसी भी पॉइंट पर आप देखो पोटेंशियल सेम आएगा। एक दूसरा भी सरफेस बना दो 5 वोल्ट का, और मान लो ये इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पर आप पोटेंशियल क्या मानोगे, 10 वोल्ट या 5 वोल्ट? इज नॉट पॉसिबल ना, एक पॉइंट पर पोटेंशियल एक ही हो सकता है। सो दैट्स व्हाई टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की भी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के केस में आपने बोला था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सिंगल पॉइंट व्हिच इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली two equipotential surfaces are not going to intersect each other, because if they will do so, there will be two different values of potential at a single point which is not possible. Okay, because you are talking about the potential is the scalar quantity, so you must have to be concentrated on the numerical value, magnitude। इस केस में दोनों का आंसर बेटा थोड़ा ध्यान से समझना, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं टेस्ट करने के लिए कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती क्यों, और दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते क्यों।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे तो डायरेक्शन अलग अलग होगा, नहीं पॉसिबल है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग पोटेंशियल आएगा, वो भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो या फिर एक ही पॉइंट पे पोटेंशियल की दो वैल्यूज हो, ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई equipotensial circles will not intersect each other, because if they will do so there will be two different potential at the same point, which is not possible. तो ये ध्यान रखना कि आपसे पूछा क्या गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में या फिर पोटेंशियल सर्कल्स के बारे में, ठीक है। सेकंड पॉइंट बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी में इसकी अगर डिस्कस करूं तो ये जो होता है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना, मैं इसको इट इज लिखता हूं यहां पर, it is always perpendicular, it is always perpendicular to equipotential surface, oh sorry, electric field line, electric field line या वाइस वर्सा भी बोल सकते हो आप। मतलब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर ही रहेगा एट ईच इंस्टेंट, हर इंस्टेंट पर वो हमेशा क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके, सो जो हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होगा, और यू कैन से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? उसके पीछे रीजन क्या है बेटा? व्हाई इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो इसका जवाब आप दोगे कहां से बेटा? इसका जवाब आप दोगे as dv is equals to minus times of E dot dr। ये आप सबने पढ़ा है बेटा, dv is equals to minus times of E dot dr। अभी अभी पिछली क्लासेस में ही बताया मैंने कि E is equals to minus dv by dx होता है बेटा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, if it is equipotensial surface, if it is equipotensial surface then dv must be zero। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए बेटा? जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है क्या? नहीं है। dr जीरो है क्या? नहीं है। अगला क्या है? थीटा, cos थीटा। So when it will be possible? It will be possible only when the theta becomes 90 degree. So that's why electric field lines are always perpendicular to the equipotential surface। बोलो समझ आया? इस फॉर्मूले से आप इसको बता सकते हो कि why electric field lines are always perpendicular to the equipotential surface, because if electric field lines will not be perpendicular to the equipotential surface there will be some potential difference between the 2 points which is not possible, right? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं हुआ, कुछ एंगल पर आ गया बेटा, यहाँ थीटा की जगह 90 की जगह कोई और एंगल आ गया, देन dv will cannot be zero, dv जीरो हो ही नहीं पाएगा, और dv जीरो नहीं हुआ मतलब वो सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है। ओके, सो दैट्स व्हाई at every point on equipotential surface electric field line will always be perpendicular to the surface। okay, got it? कहीं कोई दिक्कत हो बेटा बोल देना, एकदम चुपचाप बैठो, पता नहीं लग रहा जैसे मैं रामायण सुना रहा हूँ। क्लियर है ना बात? यस सर। गुड, ये दो पॉइंट हो गए बेटा। एक ये हो गया कि इंटरसेक्ट नहीं करेगा, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके बाद बेटा बात ये आती है कि अगर हम कोई एक तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख देता हूँ, बाकी सारी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जैसी, एक दो पॉइंट और लिखूंगा एक्स्ट्रा, बाकी सब चीजें सेम है। बस ध्यान रखना अगर पोटेंशियल बोलेगा तो वैल्यूज की बात करना, और इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा तो डायरेक्शन की बात करना, बस इतना सा डिफरेंस आएगा, ठीक है। अगला अगर हम यहाँ पर बोले किसी कंडक्टर की बात करें, एनी कंडक्टर ऑफ एनी शेप और साइज, एनी शेप और साइज इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई भी कंडक्टर अगर आप लेते हो बेटा, कंडक्टर आप सब जानते हो जिसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो एनी कंडक्टर ऑफ एनी शेप और साइज इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, कोई भी कंडक्टर जो कि किसी भी शेप का हो या किसी भी साइज का हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। व्हाई? कैन यू एक्सप्लेन इट? ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो देयर विल बी द फ्लो ऑफ चार्ज। आप सबने पढ़ा ना कि किसी भी सर्किट में अगर जैसे एक बल्ब हमें ग्लो करना और उस बल्ब को हमें किसी बैटरी से कनेक्ट करना पड़ता है तब जाकर के बल्ब ग्लो होता है, क्योंकि बैटरी क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है जिसकी वजह से चार्ज का फ्लो होता है और तब जाकर के करंट आता है। तो अगर बेटा आप किसी कंडक्टर को लेते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप किसी कंडक्टर को लेते हो, किसी चार्ज कंडक्टर को लेते हो और आप बोलते हो कि उसका सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है, इसका मतलब देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो क्या होगा बेटा? चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा तो करंट आएगा, इसका मतलब किसी भी कंडक्टर को छूते ही करंट लगना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं।
ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई कंडक्टर अगर है तो वो किसी भी शेप का हो, किसी भी साइज का हो, किसी भी शेप का हो, किसी भी साइज का हो, इट विल बी कंसीडर्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये बात ध्यान रखना। ठीक है बेटा, और बाकी जो 2 पॉइंट्स हैं वो आपको पता है, वो बस आपको तसल्ली के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए बता देता हूँ, वो आपको पता है, मुझे पता है क्योंकि वो डेफिनेशन से रिलेटेड है। ठीक है, एक ये बेटा कि वर्क डन to move any charge between 2 points on equipotential surface is zero. Obviously आप सभी इस बात से एग्री करेंगे कि अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी 2 पॉइंट के बीच में किसी चार्ज पार्टिकल को लेकर के मूव कर रहे हैं तो वर्क डन क्या होगा बेटा, जीरो, बिकॉज़ वर्क डन इज गिवन एज q into delta v। डेफिनेशन जो मैंने आपको पोटेंशियल का समझाया था उसमें आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन एज वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो वर्क डन क्या होगा बेटा, जीरो। तो वर्क डन टू मूव एनी चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, ये भी तो लिखना है, इज जीरो। ओके, and the last point which I am going to tell you about the equipotential surface is, the last point is there will be some work done, there will be some work done, there will be some work done to move the charge from one equipotential surface to another, one equipotential surface to another। मतलब एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर आप चार्ज पार्टिकल को लेकर के मूव करेंगे, then you must have to do some work done। But if you are moving the charge on the same equipotential surface, then you don't have to do any work। ठीक है ना, मतलब क्या है इसका, जरा मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस दो बना देता हूँ मैं, कुछ इस तरह से हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, और इसके ठीक ऊपर एक और सरफेस है बेटा, कुछ इस तरह से, ठीक है। This is equipotential surface with the potential 10 volt. This is the equipotential surface with the potential 20 volt. What is it means? It means that, oh, set आपको clear दिखाई पड़ रहा है क्या डायग्राम बना रहा हूँ? Yes, sir. Okay, fine. तो क्या करेंगे बेटा, ये जो 10 वोल्ट वाला है इसका मतलब आप इसके ऊपर कोई भी 2 पॉइंट लोगे, 3 पॉइंट लोगे, 10 पॉइंट लोगे, 1000 पॉइंट लोगे, कितने भी पॉइंट लोगे, हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा बेटा, 10 वोल्ट होगा। और ये वाला अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हर पॉइंट पर क्या होगा बेटा, 20 वोल्ट होगा। If you are moving a charge q naught from point A to point B on this equipotential surface, यहाँ से यहाँ लेकर चले गए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया बेटा, VA minus VB क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया। तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो। यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिया P और यहाँ पर एक पॉइंट दिया Q, P से Q तक लेकर चले गए, किसी भी चार्ज को Q naught को लेकर चले गए, वर्क डन क्या हो गया बेटा, जीरो, क्योंकि VP minus VQ क्या हो जाएगा, जीरो। A and B are lying on the same equipotential surface, P and Q are lying on the same equipotential surface. So work done to move the charge from A to B on this 10 volt surface will be zero. On this 20 volt surface will also be zero. But what if you are going to move the charge from A to P? अगर आप चार्ज को A से P ले जाते हो, मतलब एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ले जाते हो, तो आपको साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है कि VP minus VA it is 10 volt. It is not now zero. अगर आप एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जा रहे हो बेटा, तो अब यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज नॉट जीरो, दैट्स व्हाई देयर विल बी सम वर्क डन। तो यही लास्ट के 2 पॉइंट्स है बेटा कि अगर सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आप चल रहे हो चार्ज पार्टिकल को लेकर के, वर्क डन विल बी जीरो। एंड इफ यू आर गोइंग टू मूव फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर, एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे अगर आप मूव कर रहे हो बेटा, देन इन दैट केस देयर विल बी सम वर्क डन, राइट? होप दैट इट इज क्लियर। So now you know about the equipotential surface and all about its properties. ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं। छोटे छोटे पॉइंट्स ही होते जो आपसे मिस होते तो आगे चल के आंसर्स में गड़बड़ी आती, कभी प्लस माइनस का मिस्टेक आता है, ठीक है, कभी कुछ वैल्यूज में गड़बड़ करते हैं, तो वो इसीलिए होता है बेटा जब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, ठीक है ना। और अगर कंसेप्ट क्लियर है तो मिस्टेक होने का कोई चांसेस ही नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि 2 to the 4 होता है, और वो आपको पता है, और नहीं भी पता है तो मैथमेटिकल टेक्निक्स में आपको सिखा ही रहा हूँ साथ के साथ, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी से रिलेटेड लेता हूं बेटा, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन एससी वर्मा का है, पिछली क्लास में भी मैंने वैसा क्वेश्चन कराया था, एक और मैं वैसा ही क्वेश्चन कराऊंगा,
पिछली क्लास में कुछ और पूछा था, इस क्लास में कुछ और पूछूंगा, क्वेश्चन लगभग सेम ही। ठीक है, क्वेश्चन ये है बेटा, आप सबने अगर एससी वर्मा की बुक तो आप सबने देखी ली होगी अभी तक। ये है, यहाँ पर कुछ ऐसी लाइंस बना करके दिया है उन्होंने, कुछ ऐसी लाइंस पैरेलल, ठीक है ना, देखा होगा आप सबको, याद आ गया होगा देख करके इसको। ये 10 वोल्ट हो गया बेटा, 20 वोल्ट हो गया, 30 वोल्ट हो गया, एंड दीज पॉइंट्स आर नियरली 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ऐसे ही कुछ ले लेता हूँ, ठीक है ना। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, and these all are the equipotential surfaces. There are equipotential surfaces which are equal at equal distance. देखो बेटा, कुछ पॉइंट्स मैंने आपको नहीं बताए क्योंकि वो बिल्कुल वैसे थे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थे, ठीक है ना। जैसे अगर मुझे ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस सारे क्या बेटा, पैरेलल हैं और इक्विडिस्टेंट हैं। पैरेलल और इक्विडिस्टेंस मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपको मिलता है किसी पर्टिकुलर रीजन में जहां पे बहुत डेंसर है, बहुत पास पास में, तो उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की स्पेसिंग ज्यादा है, मतलब वो लेस डेंसर, तब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा, वीक होगी। तो ये सारे पॉइंट्स आपने पढ़े हैं, ठीक है, इसलिए मैंने उसको नेग्लेक्ट किया था। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको जो डायग्राम बना करके दिया है, इस डायग्राम में सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्वली स्पेस्ड 10, 20, 30 लिखा हुआ है, ठीक है ना। इफ दे आर मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, मतलब आपको ये तो समझ में आ गया कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। All equipotential surfaces are making an angle 30 degree with the x-axis. So you have to find out the magnitude and direction of the electric field. आपको बताना है बेटा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। चलिए देखो इसको करना कैसे बेटा। हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलो, तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इसके परपेंडिकुलर है, ऐसे। So this line will represent the electric field because this is perpendicular to each surface. हर सरफेस के परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पूछी जा रही है, सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। पहले मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूँ बेटा, जब मैं मैग्नीट्यूड के बारे में लिखूंगा तो आई विल फॉरगेट अबाउट द नेगेटिव साइन, ठीक है। तो अब नेगेटिव से मैं कोई मतलब नहीं है, हम क्या लिखेंगे बेटा, सीधे सीधे लिखेंगे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये स्मॉल डिस्टेंस थोड़ी ना, ये तो कैलकुलेट करने लायक है ना, इसको डीवी अपॉन डीएक्स क्यों लिखेंगे, ठीक है ना। इसको तो सीधे सीधे लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी दिख रहा है हमें, डिस्टेंस भी मिल जाएगी। लेकिन ये जो डेल्टा टी होता है बेटा, ये क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये बात तो याद रखने वाली है कि नहीं। क्यों बेटा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि dv इज इक्वल्स टू e इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा। तो ये पूरा का पूरा dr cos थीटा नीचे आता है बेटा, एंड दिस dr cos थीटा इज एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं। तो अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात। तो यहां से एक लाइन ऐसे अगर ड्रॉ किया जाए, सो दिस इज 90 डिग्री, दिस वाज गिवन एज 30 डिग्री, और ये डिस्टेंस कितना बेटा 10 है। सो ऑब्वियसली इट विल बी 10 sin 30। बोलो इतना तो सबको समझ में आ गया, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस 10 sin 30 है क्या बेटा। Yes, sir. ठीक है, so now what you will get the magnitude of that electric field, you will get the magnitude of that electric field is potential difference। तो किसी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा वो कितना है, 10 वोल्ट है, और डिस्टेंस कितना हुआ बेटा 10, बट इफ दिस 10 वाज सेंटीमीटर, so you have to convert it into the meter, 10 to the power minus 2 and sin 30। तो sin 30 बेटा 1/2 होता है, 10 से 10 हो गया कैंसिल, फाइनली वी गेट द 200 वोल्ट पर मीटर। अब जिसने मुझे 20 आंसर बताया था वो 20 कैसे आएगा, अगर आप सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हो तो आप बताते हैं वोल्ट पर मिलीमीटर, ठीक है ना। अगर आप सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही रहने देते तो आंसर आता 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो दैट्स व्हाई आप जो भी आंसर कर रहे हो ना उसकी यूनिट पे भी ध्यान दो, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज बदल जाती है, अगर यूनिट बदल जाती है बेटा
ठीक है ना। अपने कंसेप्ट के साथ साथ आपको अपनी यूनिट्स पर भी ध्यान देना है, ठीक है ना। अब आप चाहे इन दोनों का निकालते, चाहे इन दोनों का निकालते, यू विल गेट द सेम आंसर। यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है, डिस्टेंस उतना है बेटा, एंड दैट्स व्हाई आई सेड दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अच्छा, दूसरी बात आपसे यहाँ पर ये पूछी गई थी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? सो कैन एनीबॉडी टेल मी, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वेदर द पोटेंशियल विल इंक्रीज और डिक्रीज? पोटेंशियल बढ़ता है या कम होता है? If you will move in the direction of electric, then whether the potential will increase or decrease? Decrease, sir. Decrease, right? Because electric field lines always move from positive to negative. Electric field line हमेशा positive से negative move करती है। तो अगर आप positive charge से negative charge के higher potential से lower potential पर जा रहे हो, means if you are going to move in the direction of electric field, then potential will decrease. Guess the answer. This is the direction of electric field, obviously. This is the direction of electric field. बोलो बेटा, सही है ना? ये देखो, इस डायरेक्शन में चलोगे तभी तो पोटेंशियल कम हो रहा है, 30 20 10, है ना। सो नाउ व्हाट, आपसे पूछा गया था डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऐसे तो नहीं बताते, डायरेक्शन बताते इस पूरे एंगल के साथ। तो ये 30 था बेटा, 30 में 90 ऐड कर दो, कितना हो गया 120। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट 120 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। बोलो, समझ आया? बोलो भाई। Yes, sir. ओके, थैंक यू। सर एक बार रिपीट करना प्लीज, क्या रिपीट करना बेटा? डायरेक्शन वाला। डायरेक्शन वाला। तो अभी मैंने आपको बताया कि इफ यू विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन द पोटेंशियल विल डिक्रीज, राइट। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल क्या होता है बेटा? कम होता है। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, मतलब वैल्यू कम होती है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन थे, परपेंडिकुलर होगा ये तो कंफर्म था, इधर को होगा या नीचे को होगा। देखो, ये 30 था, ये 20 था, ये 10 था, मतलब इधर को जाने पर कम हो रहा है, इधर को हो गया बेटा डायरेक्शन, ठीक है ना, क्योंकि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होता है? डिक्रीज करता है। अब अगर डायरेक्शन इधर को हो गया, सो व्हाट इज द एंगल मेड बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विद द एक्स एक्सिस? तो पोटेंशियल 30 डिग्री पर था और पोटेंशियल से 90 डिग्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो टोटल एंगल कितना हो गया? 30 + 90 120। ठीक है सर। ठीक है, आ गया समझ में? ओके, समझ आ गया, अच्छी बात है। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, ऐसे ही छोटा सा ही। तो अभी मैंने आपको पैरेलल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिए थे, अब आपको कुछ इस तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस दे, ऐसे स्फेरिकल है बेटा, ठीक है। अब उतना एक्यूरेट तो खत नहीं बनाएगा, स्फेरिकल सरफेसेस। अब ये जो स्फेरिकल सरफेसेस है बेटा, तो इसका जो अंदर वाला है, अंदर वाले का रेडियस आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो 10 का ले लेते गैपिंग, इसका 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, आगे वाले का 30 सेंटीमीटर है, एंड सो ऑन। इस तरह से बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस गिवन है, और आपको यहाँ पर वैल्यूज गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज गिवन है बेटा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस है 60 वोल्ट, 30 वोल्ट, 10 वोल्ट। तो ये तीन इक्विपोटेंशियल सरफेस है बेटा, 60 वोल्ट, 30 वोल्ट, 10 वोल्ट, दे आर स्फेरिकल, देयर रेडियस इज गिवन आल्सो 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 20 30 10 का डिस्टेंस है, ये 60 30, ये कर दो, एक सेकंड बेटा, इसको भी 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलो ये हो, अब बताना आपको है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशन, या रिलेशन क्या, आप सीधे सीधे ये बताओ, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन बतानी है,
फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और ये फिजिक्स के बेसिक्स पर है बेटा, मतलब बेसिक्स पर है ये फिजिक्स के, और फिजिक्स का बेसिक्स हमें ये सिखाता है you have to analyze, and if you are going to follow any pattern, then that pattern can be converted into the result. Okay, छोटे छोटे आपके कंसेप्ट को बिल्ड अप करने वाले क्वेश्चन है ये सब। देखो बेटा क्या है यहाँ पर, मान लो अगर हम फर्स्ट सरफेस के लिए यहाँ पर निकालते हैं, एनालिसिस कर रहे हैं फॉर फर्स्ट सरफेस की बात करें बेटा, तो फर्स्ट सरफेस के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड यू विल राइट इट इज v into r परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट? अब बेटा यहाँ पर सारे रेडियस है, रेडियस हमेशा किसी भी पॉइंट के परपेंडिकुलर ही होते हैं स्क्वायर के केस में, राइट? अगर आप यहाँ पर एक टेंजेंट बनाओगे तो रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, पोटेंशियल कितना दिया गया है? फर्स्ट सरफेस की बात कर रहा हूँ, 60 गिवन है, और डिस्टेंस कितना है बेटा इस पॉइंट से पॉइंट O से, जहां से भी स्टार्टिंग इसकी ओरिजिन से, तो 60 into 10/100 बेटा, तो ये कितना आ गया? 6 वोल्ट। E equals to V by R होता है, V into R होता है। ये क्या फॉर्मूला P है by सर? R होता है। पहले बताना चाहिए। ठीक है बेटा, तो अगर हम यहाँ पर E is equals to V by R अप्लाई करते हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले क्यों? हमसे पोटेंशियल की इक्वेशन पूछा गया ना। मैं सही कर रहा था यार, इलेक्ट्रिक फील्ड, बस हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल रहे हैं, हम केवल बात कर रहे हैं कुछ ऐसे ही, कोई पैटर्न ढूंढने की। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पैटर्न ढूंढना आपको। यहाँ पर देखो बेटा 60 into 10/100 करते हो तो आपको मिलेगा 6 वोल्ट मीटर। हालांकि ये कौन सी क्वांटिटी है, ठीक है ना। सेकेंड सरफेस की बात करें बेटा, क्योंकि हम एक पैटर्न ढूंढ रहे हैं, सेकेंड सरफेस की बात करें तो इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 30 into 20/100, अगेन यू विल गेट द 6 वोल्ट मीटर, ठीक है ना। अगर हम आपसे बात करें, सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं? नो 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 नो, दिस इज नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट फाइंडिंग अ पैटर्न कि किस पैटर्न में क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है ना। इसकी बात करते हैं बेटा, लास्ट वाले की बात करते हैं, तो यू कैन राइट 60 into, अभी समझ में आ जाएगा, जैसे मैं इसको पूरा करूंगा ना आपको समझ में आ जाएगा, 10 into 60/100, इट्स अगेन गोइंग टू बी इक्वल टू 6 वोल्ट मीटर, ठीक है। तो व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस हियर, आपको यहाँ पर ये पता चल रहा है पैटर्न क्या दिख रहा है आपको, कि V into R is constant and is equals to 6। मैंने कुछ नहीं किया, ये जस्ट एक जनरल एनालिसिस है बेटा, ठीक है ना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, तो आप यहाँ पर ढूंढते फिरते हो कि कैसे करना है, क्या करना है। दिस इज आल्सो एन अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है ना। हमने यहाँ पर पैटर्न देखा, 60 into 10 भी सेम था, 30 into 20 भी सेम आ रहा है, 10 into 60 भी सेम आ रहा है। मतलब क्या है कि V into R कांस्टेंट है और किसके इक्वल है? 6 के इक्वल है। सो द इक्वेशन विल बी गिवन एज V equals to 6/R। और अगर आपको पोटेंशियल की इक्वेशन मिल गई बेटा, then you can find out the equation of electric field also. Just write down 6/R square. बोलो समझ आया? Yes sir. बस एक सीक्वेंस फाइंड आउट करके इसको सॉल्व करना था, ठीक है ना।